नमस्ते बिटिया। सदा खुश रहो बिटिया। मैं जेबीएन डॉक्टर अलका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस in Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today I am going to discuss about a very well known disease which is rubella, and the other name of this disease is German measles. Now, what is German measles or rubella? It is a acute childhood infection. मतलब कि ये जो डिजीज होती है वायरल डिजीज है और ये मेनली बच्चों के अंदर ही होती है और बहुत ही शॉर्ट और माइल्ड सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। और जो सिम्टम्स होते हैं मेनली इसमें फीवर भी बहुत लो ग्रेड का होता है, उसके साथ में लिम्फेडेनोपैथी और रैशेस। ये मेनली तीन ही इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, बाकी इसमें एज सच कोई डिफाइनिंग और इससे नहीं है कि जिससे इसको किसी और डिजीज से इसको डिफरेंशिएट कर सके। बस इसमें मेनली क्या तीन सिम्टम्स होते हैं, लो ग्रेड फीवर, लिम्फेडेनोपैथी एंड मैक्युलर पैपुलर रश। तो ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और बहुत ही किसी दूसरी डिजीज से भी रिजेंबल कर सकते हैं। मेनली इसके जो एपिडेमोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है इस डिजीज की, वो ये है कि यदि ये जो डिजीज है यानी कि जो रुबेला इन्फेक्शन है, यदि ये अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाए तो उसके बहुत ज्यादा सीरियस आउटकम हो सकते हैं। और उन आउटकम्स में क्या हो सकता है, कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकता है बच्चे के अंदर और बच्चे की डेथ भी हो सकती है यदि ये अर्ली प्रेगनेंसी में यदि वुमेन इसको इन्फेक्शन को कैच करे तो ये इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक हो सकता है बच्चे के लिए और बच्चे की मदर के लिए भी। Now, before going to epidemiological determinants, a short history of rubella is that it was considered a mild and benign disease until 1941, when Norman Gray, an ophthalmologist, reported an epidemic of congenital cataracts associated with other congenital defects in children born to mothers who had rubella during their pregnancies. तो ये जो डिजीज थी ये शुरुआत में तो बहुत समझी जाती थी कि बहुत ही मामूली सी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिजीज से। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1941 के बाद में नॉर्मन जो ग्रेग था उसने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे बच्चे कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ में पैदा हो रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जिनकी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इन्फेक्शन हुआ था। एंड दिस कंसेप्ट चेंज द व्यू दैट rubella is not merely a benign disease of childhood, but also one with teratogenic potential itself. In 1962, the virus was isolated, and in 1967, an attenuated vaccine was developed. So this is was a short history of rubella and its vaccines. Now come to its epidemiological determinants. The first one is agents. So the causative agents of rubella is it's a RNA virus of Togavirus family. Now, it is recovered from nasopharynx, throat, blood, CSF, cerebrospinal fluid and urine. यानी कि इन सब में से भी इस वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मेनली केसेस होते हैं। केसेस में भी कौन से, या तो क्लिनिकल या फिर सब क्लिनिकल केसेस। रूबेला में कैरियर स्टेज नहीं होती है, उन बच्चों में होती है जो कि कंजेनाइटल जो बाई बर्थ ही जिनमें ये इन्फेक्शन हुआ है, उन बच्चों के अंदर ये एज ए कैरियर वर्क कर सकते हैं। बट जो पोस्ट नेटली जिनमें इन्फेक्शन हुआ है वो कभी भी एज ए कैरियर वर्क नहीं करते हैं। यानी कि ये जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ये सिर्फ क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस होते हैं और मेनली इसमें सबसे जो लार्ज पोर्शन जो होता है वो सब क्लिनिकल केसेस का ही होता है। क्लिनिकल केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं और यहीं पे इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि मिजल्स में मेनली क्या होता है कि सब क्लिनिकल कम होते हैं और क्लिनिकल केसेस ज्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इट इज 1 week बिफोर to 1 week after the appearance of rash. It is difficult to state the exact period of infectivity. Mainly depends upon, it may be said that it is 1 week before to 1 week after, means 7 plus 7, 14 days
is the period of communicability of rubella infection. मेनली ये इसलिए ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि कफिंग नहीं होती है, मेनली एब्सेंस ऑफ कफ होता है, और कफ की वजह से क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है, और पेशेंट में यदि कफ नहीं है तो बहुत ज्यादा इसकी कम्युनिकेबिलिटी होती भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज एज। एज जो होती है मेनली, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये बच्चों की चाइल्डहुड की डिजीज है जो कि मेनली 3 से 10 साल तक के बच्चों के अंदर होती है, और यदि एक बार यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसके अंदर डेवलप हो जाती है। ये कहा जाता है कि 10 से 40% जो पॉपुलेशन है वो यदि एडल्टहुड में पहुंचे विदाउट रूबेला इन्फेक्शन, देन इम्यूनाइजेशन विल बी देयर। ट्रांसमिशन मेनली जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और नोज के डिस्चार्ज के थ्रू, थ्रोट के डिस्चार्ज के थ्रू, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू। द वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड इन्फेक्ट यूट्रस इन यूट्रो लीडिंग टू कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस डिजीज की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यदि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और बच्चे के अंदर भी इंफेक्शन कॉज कर सकता है, और उसकी वजह से जो बच्चे में कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CRS, इसकी वजह से बच्चे की इन यूट्रो डेथ भी हो सकती है। और इंक्यूबेशन पीरियड जैसे आप सब लोगों को पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब कोई भी पॉजिटिव एजेंट अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद में जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो आते हैं, वो जो ड्यूरेशन होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। और रूबेला का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 to 3 वीक्स। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स मेनली क्या होता है कि इसमें बहुत से 50 से 65% केसेस में तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, और क्लिनिकल फीचर्स जो टिपिकल यदि अपन डिवाइड करें तो मेनली प्रोड्रोमल, लिम्फेडेनोपैथी एंड रैश इज देयर। नाउ इन प्रोड्रोमल सिम्टम्स मेनली क्या होता है कि इसमें कोराइजा हो सकता है, जुकाम, गला खराब हो सकता है, बहुत ही लो ग्रेड फीवर होता है, और दे आर जनरली माइल्ड एंड इनसिग्निफिकेंट होता है, एंड बच्चों में भी ये बहुत कम देखने को मिलता है। जो दूसरा फिर अपना सिम्टम है वो है लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी जो होता है इसमें मेनली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में, एंड द जो लिम्फ नोड्स जो एनलार्ज होंगे वो पोस्ट ऑरिकुलर, यानी कि जो ईयर्स के पीछे जो लिम्फ नोड्स होते हैं मेनली उनमें एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, और इसके अलावा पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी उनमें भी लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, यानी कि वो भी एनलार्ज हो सकते हैं। और ये जो लिम्फेडेनोपैथी है वो 7 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैशेस, यानी कि रैश के 7 दिन, रैश के अपीयर होने से 7 दिन पहले ही ये लिम्फेडेनोपैथी अपीयर हो सकती है, और रैशेस के डिसअपीयर होने के 10 से 14 दिन बाद तक भी ये लिम्फेडेनोपैथी रह सकती है। नाउ द थर्ड इज रैश। मेनली इसकी रैशेस जो होती है वो फेस से स्टार्ट होती है, और बच्चों के अंदर जो होती है उसमें ये फर्स्ट देखने को मिलती है, और रैश जो होती है बहुत ही माइन्यूट, डिस्क्रीट, पिंकिश मैक्यूलर रैश होती है, एंड नॉट कन्फ्लुएंट एज, कन्फ्लुएंट मींस कि जो मिजल्स में होती है वो एकदम से इकट्ठा होकर रहती है, और इसमें डिस्क्रीट अलग अलग डिस्पर्स होती है। डिस्पर्स बहुत ही पिंकिश से इसमें रैशेज होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से मैक्यूलो पैक्यूलर रैशेज होते हैं, और जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो फेस पे आने के तुरंत ही बाद स्प्रेड हो जाते हैं, और ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज में ये रैशेस डेवलप हो जाते हैं, एंड दीज रैशेस डिसअपीयर्स बाय द थर्ड डे। In these pictures you can see the typical characteristic features of rubella infections. These are the pinkish discrete, especially on the back of a children. And here you can see a picture which can differentiate the rashes of measles and rubella. In measles, these are the confluent rashes, and in rubella, it is dispersed or discrete rashes are there. Now come to the complications. Complications भी बहुत रेयर कंडीशंस में होता है कि क्योंकि बहुत ही माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, इसलिए इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं,
फिर भी यदि किसी केसेस में देखने को मिलता है तो उसमें हो सकता है आर्थ्राल्जिया, यानी कि जॉइंट्स में पेन देखने को मिल सकता है, एंसेफेलाइटिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, एंड these are very rare to occur. Now come to the diagnosis. रूबेला इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करना, क्योंकि इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है कि ये बहुत ही अनरिकॉग्नाइज्ड केसेस में चली जाती है और पहचानने में नहीं आती है। और जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है रूबेला का, वो ये है कि वायरस आइसोलेशन और सीरोलॉजी। थ्रोट स्वैब should be cultured for virus isolation and it takes longer than serological diagnosis. The heme agglutination inhibition test. The heme agglutination inhibition test is a standard serological test for rubella. And the next one is ELISA test can also be performed for diagnosis of the rubella infections. Now, the most important topic is congenital rubella. ये जो टॉपिक है ये बहुत बार आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी, और इवन मतलब जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, इवन 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज CRS? मीन्स कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और ये जो होता है, इट रेफर्स टू इन्फेंट्स बोर्न विद डिफेक्ट सेकेंडरी टू इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शंस। Congenital infections is considered have occurred if the infant has IgM, means immunoglobulin M rubella antibodies shortly after birth, or if immunoglobulin G antibodies persist for more than 6 months, by which time maternally derived antibodies would have disappeared. अब यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यदि इन्फेक्शन हो रहा है रूबेला का, तो ये क्रॉनिक डिजीज में डेवलप हो सकता है बच्चे के अंदर, और जो बच्चा जो पैदा होगा वो मेनली उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फेरेंजियल सिक्रीशंस, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, TSF, या इसमें इससे इन चीजों को इनमें बर्थ द वायरस इज डिटेक्टेबल इन फेरेंजियल सिक्रीशंस, मल्टीपल ऑर्गन्स, cerebrospinal fluids, urine and rectal swabs, as I have told before in this lecture. Now, rubella infections inhibit cell divisions, causing congenital malformation and low birth weight. ये जो दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि इसी रूबेला इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि यदि अर्ली प्रेगनेंसी में यदि रूबेला इन्फेक्शन होता है मदर को, तो ये क्या करता है कि जो बच्चे के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसको इनिबिट करता है, और उसी की वजह से बच्चे के अंदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है और बच्चे का वजन बहुत कम हो सकता है, 2 किलो से भी कम हो सकता है इसका। इसका जो क्लासिकल ट्रायड है, जिसके नाम से ही जाना जाता है CRS, उसमें सबसे पहला पॉइंट है डेफनेस, सेकंड वन इज कार्डियक मालफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज कैटरेक्ट। ये तीनों पॉइंट मिलके ही इसका क्लासिक ट्रायड बनाते हैं। और अदर जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में, वो हो सकता है ग्लूकोमा, रेटाइनोपैथी, सेरेब्रल पाल्सी, IGR मींस इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशंस। The first trimester of pregnancy is the most disastrous time for the fetus as the organs are developing. Infection during this period results in abnormalities in the infants in about 85% of cases, whereas detectable defects are found in about 16% of infants who acquired infection during the second trimester. Means 80 to 85% केसेस में, मतलब वो केसेस जिनमें किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बच्चे को 80 से 85% चांसेस होते हैं ये सिंड्रोम डेवलप होने के। और यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ है ये इन्फेक्शन किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें 16% चांसेस होते हैं ये सिंड्रोम डेवलप होने के। और यदि ये 20 वीक्स के बाद में यदि इन्फेक्शन हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उसमें चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। Now come to the point of prevention. The most important part is prevention because it is a preventable or preventable disease by vaccines. Rubella is prevented by active immunization, and the
Goal of rubella immunization is the prevention of rubella infection during a future pregnancy. Mainly इसका जो गोल है, क्योंकि ये बच्चों के अंदर तो सेल्फ लिमिटिंग माइल्ड इलनेस होती है, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत रेयर होते हैं, बट मेनली इसकी जो एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि यदि ये किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है तो उसकी वजह से कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए ही मेनली इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रिवेंशन फॉर द फ्यूचर प्रेगनेंसी। और इसका जो मेनली वैक्सीन होता है वो लाइव वैक्सीन होता है, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होता है। और ये जो दिया जाता है वो 1 ईयर के बाद में दिया जाता है मेनली बच्चों के अंदर, क्योंकि 1 ईयर तक तो ये माना जाता है कि ये बच्चों में जो मदर से जो एंटीबॉडीज मिली है उसी से इसका इम्यूनाइजेशन, इसको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बट 1 साल के बाद में ये फिर वैक्सीन दिया जाता है। और मेनली जो इसका जो वैक्सीन है जो वेल नोन है वो है RA27/3 वैक्सीन which is administered in a single dose of 0.5 ml subcutaneously। यानी कि इसका जो वैक्सीन से जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है सबक्यूटेनियस एंड डोज है इसकी 0.5 ml। It may provide mild reaction in some subjects, which may be malaise, fever, mild rashes, and transient arthralgia, but there will be no serious disability. After vaccinations or immunization, seroconvergence occurs in more than 95% vaccines. And vaccines induced immunity persists in most vaccines for at least 14 to 16 years and probably lifelong. तो ये बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन होता है और इसकी इम्यूनिटी जो होती है वो 14 से 16 साल तक परसिस्ट कर सकती है और कई कई केसेस में तो ये लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है। और देर इज नो एविडेंस इन फेवर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड डोज अनलेस फर्स्ट वैक्सीनेटेड बिलो द एज ऑफ 12 मंथ्स। यानी कि यदि एक बार यदि वैक्सीन 1 साल के बाद में ये बच्चे को दी जाती है तो जरूरत नहीं होती है दोबारा इसको सेकेंड डोज की। बट यदि 1 साल से कम एज में लगाई गई है तो कई बार होता है कि सेकेंड डोज लगाई जा सकती है। Rubella vaccine is also available as a combined measles, mumps and rubella. Very well known name is MMR, जो तुम लोगों ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी पढ़ा है कि MMR measles, mumps और रूबेला के साथ में भी वैक्सीन को दिया जा सकता है एंड दे आर इक्वली इफेक्टिव। तो हियर इट इज द कंप्लीशन ऑफ रूबेला इन्फेक्शन। एंड जो इसमें से जो डिजीज है इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम की। Here it is 1979, the RA27/3 vaccines produced in human diploid fibroblast has replaced all the other vaccines. And this is because RA27/3 vaccine induces high antibody titers and produces an immune response more closely paralleling natural infection than the other vaccines. It is administered subcutaneously, 0.5 ml is given, and vaccine-induced immunities last for 14 to 16 years. And pregnancy is considered a contraindications to rubella immunizations, and the recipients of the vaccine should be advised not to become pregnant over the next 3 months। मतलब कि यदि किसी भी फीमेल ने यदि ये वैक्सीन दिया गया है तो उस फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि वो नेक्स्ट जो 3 मंथ है वो कंसीव नहीं करें। थैंक यू। एंड दिस सेशन इज powered by digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। So I hope you are satisfied with my digital session. In case if you have any query, please mention in comment box. I will resolve it as soon as possible. Thank you.